तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों ये जो वीडियो है कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति के बारे में है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है रासायनिकी बल गति की। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। मतलब रासायनिक बल गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो चैप्टर का पहला ही टॉपिक ये होगा रासायनिक बल गति क्या है। तो रासायनिक बल गति क्या होती है बच्चे? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक बल गति कहलाता है। मतलब जैसे कोई भी रिएक्शन है वो कितना तेज गति से हो सकती है, कितना मंद गति से हो सकती है, या कौन कौन सी चीज़ उसे फास्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कारकों से स्लो कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चे रासायनिक बल गति के बारे में। ठीक है, अभिक्रिया के वेग के आधार पर, जो अभिक्रिया के वेग के आधार पर हमारा वह रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है बच्चे? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा होती है मंद अभिक्रिया। तीसरा अतिमंद अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अतिमंद। मतलब फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है बच्चे? वह अभिक्रिया जो इतनी तेज गति से होती है जिसका वेग निर्धारित नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। ठीक है, मतलब 2 रिएक्टेंट हमने मिक्स करे, एकदम तुरंत रिएक्शन होगी, एकदम बहुत ही क्विक रिएक्शन होती है, इसे क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। इसका जो मेजरमेंट है, मतलब जो इसका रेट है उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये हमारी एक फास्ट रिएक्शन है। एसिड में बेस मिलाएंगे, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। ये क्या है? फास्ट रिएक्शन का उदाहरण है। उसके बाद कौन सी होती है बच्चे? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जो इतनी स्लो, मतलब इतनी धीमी गति से होती है जिसका वेग का निर्धारण कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। इस मतलब ये जो रिएक्शन है हमारी ये बहुत स्लो होगी, इसका जो हम रेट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? स्लो रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे H2O2 50 H2O प्लस O2। ठीक है, H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड को जब रखते हैं तो वो H2O और ऑक्सीजन टूटता होता है। ये एक स्लो रिएक्शन है। अगर इसमें पीटी नहीं लगाए तो वेरी एकदम बहुत तेज रिएक्शन होगी। ठीक है, ये पीटी रिएक्शन को क्या करता है? स्लो कर देता है प्लेटिनम। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या होता है? एक लिक्विड होता है, एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वो ब्रेक होता है H2 और O2 में। तो इस रिएक्शन का हम वेग मेजरमेंट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं रेट। ठीक है, उसके बाद आती है कौन सी बच्चे? अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जो इतनी धीमी गति से होती है जिसका वेग हम निर्धारित नहीं कर सकते, बहुत ही स्लो हो जाएगी, वेरी स्लो रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे पे जंग लगना। भाई लोहे पे जंग लग जाओ, थोड़ी दिन में पता लगे ना, पता कितने दिन तक ना लगे, तो उसको हम उसके रेट को हम नहीं मेज़र कर सकते हैं। जैसे गन्ने के रस से सिरका बनना, मतलब जो हमारा मोलासिस होता है, जो गन्ने का जो रस होता है, एक्सट्रैक्ट, जो गन्ने का शुगर कैन का एक्सट्रैक्ट है, उससे जो हम क्या बनाते हैं? विनेगर बनाते हैं, सिरका बनाते हैं। उस मेथड में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तो वो क्या है? वो भी एक स्लो रिएक्शन है, उसको क्या करेंगे? स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया के वेग के आधार पर रिएक्शन है, फास्ट, स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चे? आ रहा है अभिक्रिया का वेग। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, A = B + C। ठीक है, A = B + C। तो
इस रिएक्शन के लिए मुझे अभिक्रिया के वेग का फॉर्म लिखना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा, माइनस dA/dt, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर पूरी इक्वेशन के लिए लिखना तो प्लस dB/dt एंड प्लस dC/dt। हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ वर्ड लिखना चाहूँगा, चाहे dy/dx लिखते हैं इंटीग्रल, उसमें डिफरेंशिएशन में हम मैथ में dy/dx, y का अगर हम डिफरेंशिएशन करने उसका बोलेंगे dy/dx। तो ये dy/dx क्या बयां कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि y में x के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा, जो हमारा y है उसमें x के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा, क्या चेंजेस आ रहा है। कंपेयर किसके कंपेरिजन देख रहा हूँ, x के, y में x का कंपेयर क्या चेंजेस हो रहा है, ये बयां कर रहा है। बच्चे ये से कुछ भी चीज़ होती है उसकी पॉजिटिविटी निगेटिविटी होती है, हमें ये ऑब्जर्व करना, हमें क्या चीज़ उसमें से ऑब्जर्व करनी है, पॉजिटिव थिंग लेना उठाना है, नेगेटिव थिंग लेना। अगर मैंने भी कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसके भी दो पहलू हो सकते हैं, एक नेगेटिव पहलू हो सकता है, पॉजिटिव पहलू, बस वो हमें देखना है कि हमें कौन सा उठाना है। तो ये कुछ ना कुछ हमारे सामने होता है, डेली कुछ ना कुछ अपघटित होता रहता है, तो वो भी हमें कुछ बयां ही करता है, कुछ नया इंसिडेंट हमें सीखने को देता है। तो ये क्या होता है, बताया करता है। ऐसे ही क्या है, माइनस dA/dt, ए में ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह आ रहा है, मैं ये लगा रहा हूँ, ये किसका चिन्ह है बच्चे, कंसंट्रेशन का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बच्चे, कंसंट्रेशन का चिन्ह है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, ये हमें कौन एक्सप्रेस करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है, किसी अभिकारक की सांद्रता में समय के सापेक्ष हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि माइनस, यहाँ पे माइनस लग रहा है, यहाँ पे प्लस लग रहा है, यहाँ प्लस लग रहा है, प्लस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ हमने माइनस प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया। तो क्या होता है, जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जब हमारी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है। ये शो कर रहा है, ये माइनस चिन्ह ये यहाँ पे शो कर रहा है कि जो जैसे हमारी रिएक्शन होगी, जैसे जैसे आगे हमारी रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्शन परफॉर्म करेगी, तो ये माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी जो चैनल है उसका मेन एम यही है कि इन हमारी जो लैंग्वेज है जो उसमें हम केमिस्ट्री को कैसे ढाल पाएँ, उसे कैसे समझा पाएँ, ठीक है। जैसे सपोज करो मिल्क है, दूध है, मिल्क प्लस हीट, ठीक है, मिल्क प्लस हीट इज इक्वल टू मावा बोलते हैं, इसको कर्ड बोल देंगे, ठीक है। अब मिल्क हमारे लिए क्या होगा, रिएक्टेंट, जो मावा है वो हमारे लिए क्या हो गया, अपना प्रोडक्ट, हीट हम उसको दे रहे हैं। भाई सपोज करो मिल्क है, 5 किलो दूध है, 5 किलो दूध से 5 किलो मावा तो बन नहीं सकता, कम ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो हम सपोज करो हमने 5 लीटर मिल्क ले लिया, उसको हीट करते जा रहे, तो धीरे धीरे जो मिल्क है वो कम होता चला जाएगा, मावे की कंडीशन में पहुंचता जाएगा। भाई शुरुआत में हमारे पास मिल्क है ना, मावा थोड़ी ना है, तो इसलिए जो जैसे हम इसको हीट देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये घटता जाएगा, घटेगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमारी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो घट रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग मावे की कंडीशन में जाता जा रहा, धीरे धीरे जब मावे एकदम थोड़ा ना मावा ना, तो धीरे धीरे टाइट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, मावा की कंडीशन बनेगा। वो शुरुआत में हमारे पास मिल्क था, मावा नहीं था, जब मिल्क खत्म हो जाएगा तो मावा बन जाएगा इधर, ठीक है। तो जब जैसे हमारी कोई रिएक्शन परफॉर्म होती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, और रिएक्टेंट की घटती है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर करने वाले जो फैक्टर इफेक्टिंग है वो कौन कौन सी चीज़ है। पहला क्या है बच्चे, टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर है
टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि उसका अपना रेट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सभी रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ नहीं होता और सभी का डिक्रीज़ नहीं होता। एक बात है, ये ली चैप्टर प्रिंसिपल आएगा, इसी में आगे आएगा कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है उनका रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज़ होता है, और एक्सोथर्मिक का जो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनका जो रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज़ होता है। वाई? अब ये होता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हम इंडोथर्मिक, देखो एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी भी रिएक्शंस के लिए वे कंडीशन सुटेबल होती हैं जिस चीज़ को रिएक्शन की नीड है। अगर जिस चीज़ की रिएक्शन को नीड है हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए, तो रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अगर रिएक्शन खुद वो प्रोडक्शन कर रही है उस चीज़ का और हम भी उसको वही दे रहे हैं, बाहर से भी उसको वही दे रहे हैं, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो सारी कंडीशन क्या है रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, अगर हम कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन को चाहिए, नीड है जिस चीज़ की रिएक्शन को, वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। हम अपने पे ही ले लेना, भाई हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमें सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन है हमारे आसपास, तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। और कौन सी छोड़ रहे हैं हम? CO2 गैस छोड़ रहे हैं। अगर एक्सिस में यहाँ पे CO2 हो जाए तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्शन तुम वो CO2 तुम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाहर भी हमें CO2 मिल जाए तो रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जिस चीज़ की हमें नीड है वो अगर वो मिल रही है तो रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम्हें सबको पता हो क्या होती है बच्चे, वो दीज रिएक्शन टू मतलब जिस रिएक्शन को हमें क्या होता है कंफर्म करने के लिए, चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हीट की नीड होती है, उसे क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिस चीज मतलब वे रिएक्शन जो खुद हीट प्रोड्यूस करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे शुगर है, शुगर को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और जो हमारा क्विक लाइम है, चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, उसको पानी में डालते हैं तो उसमें से खुद हीट निकलती है, बॉयल होता है वो, तो वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना कि एंडोथर्मिक। वहाँ हमें टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रेट इंक्रीज होता है, और एक्सोथर्मिक का क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चे? रिएक्शन का प्रेशर। जो रिएक्शन में प्रेशर होता है, तो वो क्या होता है? रिएक्शन पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज कराते हैं तो रिएक्शन का जो हमारा रेट है वो उस दिशा में इंक्रीज होता है, उस डायरेक्शन में हमारा इंक्रीज होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? इधर हमारे क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ, इधर क्या लिखा? 1, इधर क्या लिखा? 1, और ये रिएक्शन हो जाए ये वाली रिवर्सिबल। तो इधर मोल कितने हैं? इन्हें जोड़ दो, क्या होंगे? 2 मोल। इधर कितने हैं? 1 मोल। अगर मैं इस रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज कराता हूँ तो रिएक्शन का रेट हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इधर कितने हैं? 2 ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें रिएक्शन का रेट इधर इस साइड को मूव कराना है तो प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से भी रिएक्शन का वेग बढ़ता है। कैसे? मैंने कहा हमारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि भाई सपोज करो आपके घर पे एक दिन गेस्ट आ रहे, ठीक है। अब आजकल प्रेशर का भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में, तो आए गेस्ट तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। सपोज करो रैंडमली आ गए, हमें पता नहीं था गेस्ट आए, एकदम आ गए, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी प्रेशर कुकर में खाना बना लो, जल्दी बन जाएगा, न कि कढ़ाई में बनाने गया है उसमें, तो वहाँ उसमें टाइम लगता है। वहाँ पे प्रेशर हीट देंगे तो प्रेशर अप्लाइड होगा, प्रेशर अप्लाई होगा तो जल्दी जो उसके अंदर रिएक्शन होगी वो जल्दी हो जाएगी और रिएक्शन खाना बन जाएगा। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? जो बन जाता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो वहाँ पे तो हीट से ही लगातार हम उसको पका रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये प्रेशर का इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पे। दूसरा होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर रिएक्शन की जो रिएक्शन है कोई भी, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
इंक्रीज कराएंगे तो रेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज कराएंगे तो रेट डिक्रीज होगा। कैसे कि भैया ज़्यादा मिल्क लेंगे तो ज़्यादा मावा बनेगा, कम लेंगे तो कम मावा बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हमें 2 लीटर अमोनिया बनानी है तो अगर सपोज 2 लीटर अमोनिया परफॉर्म करनी है तो 1 लीटर नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी, 3 लीटर हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। अगर 4 लीटर बनाना पड़ जाए तो 2 लीटर नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी, 6 लीटर अपना क्या लेनी पड़ेगी, हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। वैसे वैसे जितना प्रोडक्शन करना है उसी अकॉर्डिंग हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करनी होती है। तो ये क्या हुआ है हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसको फैक्टर कौन कौन सी चीज़ उसको इफेक्ट कर सकती है वो अभी तक मैंने बताया है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है वेग नियम, रेट लॉ। वेग नियम को बोलते हैं बच्चे रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के रिएक्टिव मास इनटू बी की सांद्रता। जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे हम इसको, तो ये हमारा क्या है बच्चे, रेट लो। तो रेट लो क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू रेट लो द रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमारा क्या है बच्चे, क्या है अपना रेट लो। रेट कांस्टेंट अगला टॉपिक क्या है बच्चे, रेट कांस्टेंट। ये जो हमने के इसमें ऐड किया इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या होगा, अगर मैं इस रेट लो में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनको 1 मोल पर लीटर कर दूं एंड बी की कंसंट्रेशन कितनी बची, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो देन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के। ठीक है, इन द रेट मतलब इन रेट लो इफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर 1 मोल पर लीटर इन दिस कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल लेंगे, रेट कांस्टेंट। अगर वेग नियम में हम रिएक्टेंट जो है अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दें, इसका मान भी 1 कर दें, इसका मान भी 1 कर दें, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया का वेग है वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा बच्चे। किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट। ये बोलना, यही बोलना है बस। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर के बारे में बताया, रेट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिएक्शन हैं उसके वो कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।